जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो अब चूंकि PRC 3 का हमने तकरीबन 70% के करीब करीब सिलेबस हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ये अब यहाँ पे एक टाइम है कि आपको इस स्टेज के ऊपर हाउ टू अटेम्प्ट MCQ पेपर एंड हाउ टू पास दिस पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ये आपको टेक्निक बता दी जाए। सो लिहाजा मैं आई कैप का जो मॉडल पेपर है उसको ही जो है वो अटेम्प्ट करने का आपको मेथड बताने लगा हूँ। लेकिन इसमें बिल्कुल चूंकि वो मॉडल पेपर है सेम उसी फॉर्मेट में, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये होगी कि मैं इसके ऊपर कुछ खुद से लिख नहीं सकूंगा, चूंकि इसका फॉर्मेट वो नहीं है। ये हमारा चूंकि सॉफ्टवेयर तो है नहीं, इसके ऊपर जैसे हम पेन से लिख लेते हैं ना, अब ये पेन इधर बिल्कुल नहीं चलेगा, इसका ये प्रॉब्लम होगा, ये इसकी लिमिटेशन है। बहरहाल हम चंद चीजें जो हैं वो MCQs के बारे में डिस्कस करते हैं। MCQs का जो पेपर है ये आपका इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वाला पेपर है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन ये है कि आपकी अच्छी प्रेपरेशन है। अच्छी प्रेपरेशन के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है। ये जो एग्जाम टेक्निक मैं बताने लगा हूं कि इस पेपर को आपने किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, ये एग्जाम टेक्निक उसी स्टूडेंट के लिए है कि जिसने स्टडी भी की हुई है। तो जिसको नॉलेज ही नहीं है उसके लिए तो बिल्कुल है ही नहीं। तो पहला काम, पहली आपकी जो ऑब्लिगेशन, जो आपका पहली ड्यूटी फर्ज है, वो अच्छी स्टडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदाजा है कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें लोगों की अच्छी भी स्टडी है, कुछ दरमियाने भी है, कुछ वीक भी हैं। तो जो वीक स्टूडेंट है मुझे तो पता चल रहा होता है, तो जो वीक स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी जरा बेहतर करने की कोशिश करें। अब MCQs का पेपर जो है उसमें पास परसेंटेज बहुत अच्छी होती है। मसलन इस वक्त जहाँ पे मैं फिजिकल क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने मिड टर्म लिया, 100% रिजल्ट आया। ICMA की क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, 100%, 95, 100 रिजल्ट आ रहे हैं। होपफुली आपका रिजल्ट भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया, कहा भी कि आप मिड टर्म का रिजल्ट मुझे भेजें, तो बहुत सारे लोगों ने, बल्कि किसी ने भी शायद नहीं भेजा है। तो ये आप कोशिश करें कि मिड टर्म का रिजल्ट भेजें। चलें अब हम आते हैं कि ये जो पेपर आई कैप का पेपर है, जो मॉडल पेपर है, इनफैक्ट मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इस पेपर को आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है। जी, अब पहली बात तो ये समझें कि इस मॉडल पेपर में 50 MCQ दिए हुए हैं और हर MCQ के 2 मार्क्स हैं। ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे पेपर आएगा, लेकिन MCQs की तादाद, नंबर इतना होना जरूरी नहीं है। मसलन हमने देखा कि ICMA में तो पिछले 3-4 अटेम्प्ट से जो है वो, बल्कि कई अटेम्प्ट से MCQs का पेपर आ रहा है। वो पहले 55 MCQs देते रहे, अब उन्होंने पिछली 2 अटेम्प्ट से 70 MCQs कर दिए हैं, लेकिन मार्क्स 100 ही रखे हैं। यानी कुछ MCQs 2 नंबर के भी हैं, कुछ 3 नंबर के भी हैं, कुछ 1 नंबर का भी है। तो ये फॉर्मेट पॉसिबिलिटी है, 50 मार्क्स भी हो सकते हैं और 70 तक भी हो सकते हैं। आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें इस काम के लिए। 1 से 3 नंबर तक के MCQs हो सकते हैं। अब हम आते हैं इसमें कुछ MCQs, यानी तकरीबन 1/3 यानी 33% MCQs वो होंगे जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, टर्मिनोलॉजी होंगी, डेफिनेशन होंगे या फार्मूले होंगे, वो आपको याद होने चाहिए। और वो इतने सिंपल होंगे कि आप, जो अच्छी स्टडी वाला स्टूडेंट है ना, वो इससे भी कंफ्यूज हो सकता है कि यार इतना सिंपल भी MCQ आ सकता है, तो क्यों नहीं आ सकता है। हर पेपर में 33%, तकरीबन 1/3 जो बिल्कुल सिंपल टॉपिक होते हैं, सिंपल MCQs होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब बाकी जो पेपर हैं उसमें फिर आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक जरा मीडियम है और एक काफी मुश्किल भी होते हैं। तो अच्छी स्टडी वाला स्टूडेंट जो, उसके लिए तो मुश्किल भी आसान हो जाएंगे क्योंकि उसने अच्छी स्टडी की हुई है। जी, तो एक तो ये बात हो गई कि इसमें MCQs जो है वो किस तरह के प्रोपोर्शन हो सकता है। तो 33% बहुत इजी, तो कंफ्यूज होने की उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है। MCQs जो है उसमें ये, एक तो ये है कि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट होगी। जैसे ये पहला MCQ आई कैप का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेगेटिव सेंस में अगर आ जाए, नेगेटिव स्टेटमेंट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो नॉट वाले MCQs है ना, इधर भी कुछ हैं। नॉट वाले MCQ बहुत केयरफुली आपने करने हैं।
क्योंकि वो नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ हैं, तो 4 ऑप्शन है तो 3 तो सही होंगी, उनको छोड़ना है आपने, जो गलत होगी उसको आपने पिक आउट करना है। और नेगेटिव स्टेटमेंट के वाले जो एमसीक्यूज हैं वो डेफिनेटली थोड़े से मुश्किल होते हैं। पिछले दिनों आपने एक एमसीक्यू जो है वो मुझे भेजा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने ठीक की, लेकिन मैंने नॉट को देखा ही नहीं है, सो जिसकी वजह से उसकी ऑप्शन जो है मैंने आपको गलत बता दिया आपको, हालांकि एक्सप्लेनेशन ठीक थी। तो ये आपने करना है कि नॉट वाले एमसीक्यूज बहुत क्लियरली आपने अंडरस्टैंड करके फिर उनका ऑप्शन जो है वो देनी है। और ये नॉट या तो बोल्ड होगा या कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। अब नॉट वाले एमसीक्यूज पिछली चूंकि कई अटेम्प्ट से आई कैप एमसीक्यूज तो दे रहा है ना, तो हमने लास्ट जो पेपर थे चंद एक पेपर उसमें देखा कि 15 जब एमसीक्यूज आई कैप देता था तो 7-8 एमसीक्यूज नेगेटिव स्टेटमेंट के आ रहे थे। यही वजह है कि आप मेरी बुक में देखें तो आखिरी जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज वो नॉट वाले ज्यादा हैं, तो इनको आपने बड़ा अच्छी तरह से बड़ा केयरफुली जो है इनको आपने एड्रेस करना है जी। अब हम आते हैं एमसीक्यूज जब आप करते हैं तो कुछ एमसीक्यूज वो होंगे जो कि मुश्किल होंगे। मसलन एक एमसीक्यू आपने फर्स्ट एमसीक्यू देखा, जैसे ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में वो हमें 4 जो है वो ऑप्शन दे रहा है, लोअर इनकम एंड हायर टैक्सेस, अनलिमिटेड वांट एंड स्केर्स रिसोर्सेज। अब जिस स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है इससे आपको पता चल जाता है कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही ये कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हमारे स्केर्स हैं। इसको आपने टिक कर दिया, ठीक है, क्लिक कर दिया। लेकिन ये तो चूंकि मॉडल पेपर है इसमें सबमिट की ऑप्शन नहीं है, उधर सबमिट की भी ऑप्शन होगी होपफुली, चूंकि आई कैप आईसीएमए का पेपर इसी तरह से आ रहा होता है तो होपफुली यही फॉर्मेट, बिल्कुल यही फॉर्मेट है वो भी, ठीक है। लेकिन इधर सबमिट की ऑप्शन नहीं है। फिर इसमें आपको वो ये नहीं बताता कि आपके मार्क्स ये एमसीक्यूज ठीक है या गलत है, ठीक है। लेकिन जो मॉडल जो हो सकता है शायद आई कैप जो है वो मॉक एग्जाम भी रखे, तो उसमें वो बता भी देते हैं। जैसे आईसीएमए वाले जो हैं वो मॉक एग्जाम में बताते हैं कि आपकी ये ऑप्शन सही है या गलत है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा, ठीक है। अब आपने ये आपको अंदाजा होगा कि ये आंसर है, लेकिन फिर भी आपने अगली 2 ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ये और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड रिसेशन ये भी जरूर पढ़नी है, यानी चारों ऑप्शन पढ़नी। उसकी वजह यह है कि कई दफा पहली ऑप्शन भी ठीक होगी, दूसरी भी ठीक होगी, तीसरी भी ठीक होगी, तो चौथी में ऑल ऑफ द अबव होगा, तो फिर आपका आंसर चौथा होगा जो कि ऑल ऑफ द अबव है। ये भी हो सकता है कि पहली भी ठीक नहीं है, दूसरी भी ठीक नहीं है, तीसरी भी ठीक नहीं है, तो चौथी नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। तो ये केसेस जो हैं ये भी हो सकते हैं। सो लिहाजा ये ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, इसकी वजह से आपने चारों ऑप्शन स्टडी करके तो फिर आपने इस क्वेश्चन को मार्क करना है। मार्क करके उसके बाद जब आप डेड श्योर है कि ये ठीक है, तो फिर इधर दूसरी साइड के ऊपर इसकी ऑप्शन होगी सबमिट करने वाली, आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका ये तीर कमान से निकल गया, फिर आप वापस नहीं ला सकेंगे। चलें, ये पहला एमसीक्यू आपने कर लिया, से ये बिल्कुल डेड श्योर था, इसको आपने सबमिट भी कर लिया। अब दूसरा एमसीक्यू आते हैं, दी स्मार्टफोन हैव बिकम लेटेस्ट क्रेज। वो कहता है कि स्मार्टफोन जो है वो लेटेस्ट क्रेज बन चुका है। एवरीवन वांट्स टू हैव द स्मार्टफोन एंड इट्स सेल और सेल्स आर इंक्रीजिंग। हर एक चाहता है कि वो उसके पास हो और सेल भी इंक्रीज करे। तो यही है ना कि जब हम डिमांड करते हैं तो उसके मुताबिक प्रोड्यूसर सप्लाई भी देता है। Therefore the factory has increased production, तो फैक्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ गई है। This is an example of नंबर 1 कंज्यूमर सॉवरेंटी। अब ये हमें पता है कि ये कंज्यूमर सॉवरेंटी है कि जो चीज हम डिमांड करते हैं वो मार्केट में मौजूद होती है, उसकी सप्लाई प्रोड्यूसर बढ़ा देता है, प्रोडक्शन बढ़ा देता है, ठीक है। अब आपने इसको देखा और इसको आपने क्लिक कर दिया, लेकिन इसको सबमिट नहीं करना जब तक आपने बाकी ऑप्शन, जैसे सर्कुलर फ्लो इसका कोई लिंक नहीं है, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी कोई लिंक नहीं है, ये इररेलेवेंट है। ड्यू प्रोसेस ये भी इररेलेवेंट है। तो आपका आंसर एक ही वन आंसर ठीक है। अब चारों ऑप्शन फिर भी आपने पढ़ी और उसके बाद आपने इसको कर दिया सबमिट, ठीक है। चलें जी, अब हम आते हैं तीसरा एमसीक्यू। तीसरा एमसीक्यू, द प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर सेट अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसको हम मिनिमम प्राइस भी बोलते हैं, मिनिमम गारंटीड प्राइस भी बोलते हैं और प्राइस फ्लोर भी बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दे सकूं, चूंकि ये हमारा फॉर्मेट नहीं है, आई कैप का फॉर्मेट है, इसमें ये लिमिटेशन है, ये पेन अब नहीं चलता।
तो बहरहाल ये मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई की जहाँ पे फोर्सेज इंटरसेक्ट करती हैं उससे ऊपर प्राइस होती है, जिसको हम मिनिमम प्राइस या प्राइस फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हम देखते हैं कि वो इनफैक्ट जब ये प्राइस फ्लोर दी जाती है तो उस वक्त सप्लाई डिमांड से एक्सीड कर जाती है, तो एक्सेस सप्लाई हो जाती है। इसकी ऑप्शन बी ठीक है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, तो जो टिपिकल क्वेश्चन जो समझना है, जहां पे आपको ये फिगर की जरूरत हो, आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़े या कोई डायग्राम बनानी पड़े, यानी मुश्किल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी पड़ी, आप इसको स्किप कर दें, हमेशा मुश्किल क्वेश्चन को स्किप कर दें। अब हम आते हैं दूसरी की तरफ, विच ऑफ दी, तो तीसरा हमने स्किप किया जानबूझ के आपको बताने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन फेलियर ऑफ प्राइस क्वार्टल अंडर ओलिगोपली। जी, तो ओलिगोपली में प्राइस क्वार्टल फेल होने की मोस्ट लाइकली रीजन जो है वो क्या होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन फेलियर ऑफ, तो किस किस चीज की वजह से क्वार्टल फेल होगा। चलें जी, तो हमने सिर्फ एक स्किप किया। अब हम आते हैं कि इसमें अगर हम देखते हैं तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। जी, तो क्वार्टल फेल होने की, प्राइस क्वार्टल फेल होने की वो कहता है कि मोस्ट लाइकली रीजन क्या है। ठीक है, क्यों क्वार्टल फेल होता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये तो क्वार्टल की सक्सेस की जो है ना वो रीजन है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल और सप्लाई की, सप्लाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ये भी उसकी एग्जिस्टेंस की, उसकी उसकी सक्सेस की रीजन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक, अब ये रीजन नहीं है। जब इलास्टिक डिमांड होगी तो उस वक्त कार्टल जो है वो फेल हो जाएगा। हाँ, डिमांड इन इलास्टिक होना चाहिए, जैसे पेट्रोल है, हमने पेट्रोल की एग्जांपल भी ली। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑन अलॉटेड, presence of agreement on allotted quota of supply। जी, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है एग्रीमेंट होना चाहिए, बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कोटे के ऊपर। तो ये जब बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो ये सारी सक्सेस हैं। फेलियर की रीजन जो है जिसकी वजह से फेल होता है वो तीसरा है। ठीक है, इसको हमने कर दिया। अब हम आते हैं पांचवें की तरफ। पांचवा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अनएम्बिगुअसली occur when there is a simultaneous decrease in demand and supply। अब इसके लिए डेफिनेटली मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी और डायग्राम मैं बना नहीं सकता हूं अनफॉर्चुनेटली। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने एक जो है वो आपके पास पेपर दिया जाता है, मटेरियल दिया जाता है, आपने एक डायग्राम बना लेनी है। और डायग्राम जब आपने बनानी है तो मेरे पास कोई ऐसी चीज भी इस वक्त नहीं है, तो डायग्राम डिमांड और ये सप्लाई, चले हवा में बना लेते हैं। ठीक है तो ये डिमांड होगी, ये सप्लाई होगी। अब वो कहता है कि साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड, यानी डिमांड आप डिक्रीज करें, इनवर्ड शिफ्ट करें, और साइमल्टेनियस डिक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई को आप अपवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें। तो वो कहता है कि कौन सा काम होगा हर सूरत में। अब उसने ये नहीं बताया आपको कि डिमांड कितनी डिक्रीज करनी, सप्लाई कितनी डिक्रीज करनी। इसमें अब ये जब डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज होंगी तो आप देखेंगे कि हर सूरत में क्वांटिटी, ट्रेडेड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, प्राइस का कम होना या ज्यादा होना ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई की डिक्रीज होने की मैग्नीट्यूड के ऊपर। आप इसको बना के देख लें। मैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये लिमिटेशन है कि इसको यूज नहीं कर सकता हूँ। कोशिश भी की मैंने बाकायदा टेक्निकल लोगों को बुला के कि इसके साथ में यूज कर सकूं, पर ये नहीं मुमकिन था। तो उन्होंने कहा जी ये पॉसिबल है कि हम इसकी स्लाइडें बनाएं, यानी इनका स्क्रीनशॉट लें, स्लाइड बनाएं, लेकिन फिर वो आई कैप का फॉर्मेट नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। तो इनफैक्ट जो है वो ये इसका आंसर है। चलें, तो 5 एमसीक्यू, तो हर सूरत में डिमांड जो है वो कम होगी, क्वांटिटी ट्रेडेड या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम होगी। प्राइस का कम होना या ज्यादा होना ये जरूरी नहीं है, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये उसकी डिमांड और सप्लाई की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो हर सूरत में कम होगी। चलें जी, अब हम आते हैं कि हमने से 5 एमसीक्यूज कर लिए हुए हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू भी नजर आ रहा है। आपने तीसरा एमसीक्यू छोड़ा होगा, ये देखें, आप तीसरे की तरफ जाएं। अब आप इसको देख लें, अब आप इसकी डायग्राम बना लें। ठीक है, जो टिपिकल क्वेश्चन है तो छोड़े हुए हैं जो मुश्किल है, यानी अगर आप एक राउंड में आएंगे जो इजी क्वेश्चन है तो ये मोर देन 50% एमसीक्यूज आपके इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। यानी पहली ही अटेम्प्ट में एक स्टूडेंट जो है
वो 50 प्लस में चला जाएगा। तो पास तो पहली अटेम्प्ट में इंशाल्लाह पहले राउंड में हो जाएगा, बहुत थोड़े से टाइम के ऊपर। ये ना हो कि आपने मुश्किल एमसीक्यू जो है, जैसे ये फर्ज करें मुश्किल मुश्किल नहीं है वैसे, ये मुश्किल था, कोई कैलकुलेशन थी, कोई डायग्राम थी, आप इसी के ऊपर उलझ गए और इधर टाइम तो चलता जा रहा है, तो आपने बहुत ज्यादा टाइम जो है वो यूज कर लिया। ये काम आपने नहीं करना। फिर इसके लिए आप देखते हैं कि आप डायग्राम बनाएंगे, प्राइस फ्लोर, ये आपने एक से डिमांड बना ली, ये आपने सप्लाई बना ली, और प्राइस जो है वो अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस जो होती है, इसको हम प्राइस फ्लोर या मिनिमम प्राइस बोलते हैं। और उसने लिखा भी है, सेट अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इज लाइकली टू कॉज। इससे क्या होगा कि जब मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है तो उस वक्त सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, यानी एक्सेस सप्लाई ये क्रिएट कर देता है ये ऑप्शन। और आपने इसको सबमिट कर दिया। यूं आपने जो जो छोड़े हुए एमसीक्यूज हैं उनको सेकंड राउंड में जाके उनको अच्छी तरह से कैलकुलेशन करने वाले हैं तो कैलकुलेशन करके, और अगर उसमें डायग्राम बनाने वाली है डायग्राम बना के, और अपनी जजमेंट फिर इस्तेमाल करके जो आपका नॉलेज है इकोनॉमिक्स का उसके मुताबिक आपने ये काम करना है। फाइनल पेपर में आपने किसी भी बल्कि पेपर में इधर उधर नहीं देखना, अपना काम करना है। हर स्टूडेंट के पास ये जो कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट होता है, हर स्टूडेंट के पास डिफरेंट टेस्ट होगा, डिफरेंट एमसीक्यूज होंगे, कोई फायदा नहीं होगा बल्कि लॉस ही लॉस अगर आप ये काम करेंगे। वैसे भी अनएथिकल है इस स्टेज के ऊपर, आपको ये नहीं करना चाहिए कि आपने जो फ्यूचर में इनकम कमानी है उसमें अभी से आप हराम शुरू कर दें डालना, ये काम नहीं करना। हराम हराम है, वो थोड़ा सा हो या वो ज्यादा हो, ये काम आपने नहीं करना। चलें जी, तो यूं इस तरह से हमने सिर्फ 5 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए बताए, ये करके आपने इसको जो है वो अटेम्प्ट करके इसको आपने बस पेपर को देख लेना। लेकिन ये ज़हन में रखें कि हर जो आपकी ऑप्शन है जो सही है उसके अलावा भी ऑप्शन आपने जरूर देखनी है, स्पेशली ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव के लिए, या दो दो भी हो सकती हैं, ए बी, ठीक है, यूं भी हो सकता है 1 2 वगैरह। उसके बाद आपने सबमिट करना है। जब आपने एक आंसर सबमिट कर दिया ना, वो आंसर फिर वापस नहीं आएगा। तो सबमिट करने से पहले आपने अच्छी तरह से इंश्योर कर लेना है कि क्या ये आंसर आपका ठीक है या नहीं। चलें जी, होपफुली आपको ये बहुत जो है वो हेल्पफुल होगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। अल्लाह हाफिज जी।